नमस्कार दोस्तों, लेट्स लर्न साइंटिया चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं रेखीय वेग और कोणीय वेग के बीच संबंध, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। कि जो रेखीय वेग होता है v होता है और जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हमने देखा था, इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है उसको हमें समझना है। इसके पहले हमें कुछ एजम्पशंस करने होंगे, तो कुछ एज्यूम कर लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं कि कोई एक हमारे पास सर्कुलर पाथ है। इस सर्कुलर पाथ में एक पार्टिकल या एक ऑब्जेक्ट, यहां एक पॉइंट है A और एक पॉइंट है B। यहां पर कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट A से पॉइंट B पर जाता है एक सर्कुलर पाथ के। तो यहां पर अगर हम देखें तो ये सेंटर को हम लोग मान लेते हैं O है, और ये जो रेखा है ये रेडियस है, मतलब इसकी त्रिज्या है या रेडियस है, स्मॉल r लिखते हैं। और इस पॉइंट से यहां तक आने में जो इस सेंटर पर थीटा बना, इसी को हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और अगर हम देखें A से B पर जाने के लिए समहाउ कुछ ना कुछ तो इस आर्क के लेंथ को कवर करना हुआ होगा। आर्क लेंथ, यही आर्क लेंथ लीनियर डिस्प्लेसमेंट या रेखीय विस्थापन को दिखाता है। हम कह सकते हैं ये जो आर्क लेंथ है ऑब्जेक्ट पॉइंट A से पॉइंट B पर जाने पर, जो ये आर्क लेंथ है, जो चाप की लंबाई है, इसे चाप भी कहते हैं। आर्क मतलब चाप। चाप की जो लंबाई है वो रेखीय विस्थापन हो सकता है यहां पर, मतलब लीनियर डिस्प्लेसमेंट। इसको कहेंगे रेखीय विस्थापन, और इसको कोणीय विस्थापन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हमें समझना है कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पर चलता है, हमने कहा कि पार्टिकल्स मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन, या फिर हमने कहा कि कोई ऑब्जेक्ट जो है इस तरह से किसी सर्कुलर पाथ पर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है। दैट मींस एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के उल्टी दिशा में, विपरीत दिशा में रोटेट करता है। इस समय इस ऑब्जेक्ट के द्वारा, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट कुछ भी है, उस ऑब्जेक्ट के द्वारा दो तरह के डिस्प्लेसमेंट को किया जाता है। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पर के अराउंड चल रहा है, मूव कर रहा है, इसके द्वारा दो तरह के डिस्प्लेसमेंट तय किए जाते हैं। एक होता है आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एक का नाम है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और दूसरा है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर हम बात करें लीनियर डिस्प्लेसमेंट के केस में, तो याद होगा आप लोगों को, मैंने बताया था जैसे रेखीय विस्थापन, रेखीय विस्थापन के केस में अगर लें, इस केस के अंदर अगर हम देखते हैं तो v जो है वो वेलोसिटी है। v वेलोसिटी मतलब वेग, वेग बराबर होता है ds बाय dt, ds बाय dt। दैट मीन्स कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, मतलब कितना डिस्प्लेस किया है यहां से यहां तक जाने में, और कितना टाइम लगा। पता है ना, एक ऑब्जेक्ट को कहीं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने के लिए कुछ ना कुछ टाइम तो टेकन करना होगा ना, कुछ ना कुछ तो समय लगेगा। तो जो वेलोसिटी होता है, जो वेग होता है, वो ds बाय dt होता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हमने ये देखा था। और अगर हम देखें कि कोणीय विस्थापन के केस में,
कोणीय विस्थापन के केस में, इस केस के अंदर जो वेलोसिटी होता है, जो एंगुलर वेलोसिटी, इस केस में एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग, कोणीय वेग पिछले क्लास में हमने जिक्र किया था, जिसको ओमेगा से डिनोट करते हैं। इसमें होता है डी थीटा अपॉन डी टी, दैट मीन्स चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ ऑब्जेक्ट में और कितने टाइम में हुआ, वो उसका कोणीय वेग होता है। इसे हम डी थीटा अपॉन डी टी के थ्रू डिनोट कर सकते हैं। और इसी केस में एक टर्म आता है लीनियर एक्सेलरेशन, मतलब रेखीय त्वरण। इसी केस में आ गया हमारा त्वरण, जिसको ए से डिनोट करते हैं। इस केस में आपने देखा होगा एक्सेलरेशन, दैट मीन्स कि चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। हमने यहां पर देखा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन यहां पर क्या है, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब वेग में परिवर्तन की दर, दैट इज कॉल्ड लीनियर डिस्प्लेसमेंट, मतलब त्वरण होता है। तो इसको हम dv बाय dt द्वारा दर्शा सकते हैं। और जब हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या फिर एंगुलर एक्सेलरेशन के केस में आते हैं, तो यहां पर भी कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण, इसको अल्फा से डिनोट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड अल्फा, दैट इज कॉल्ड ओमेगा। इसे ओमेगा कहते हैं और इसे अल्फा, याद रखेंगे आप लोग। तो इस केस में अगर हम देखें तो कहता है कि चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कोणीय वेग में परिवर्तन की दर, वो हो जाएगा का एंगुलर एंगुलर एक्सेलरेशन, दैट मींस अल्फा। हम कह सकते हैं डी ओमेगा अपॉन डी टी। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहां तक। आगे बढ़ते हैं हम लोग और समझते हैं, अगर यहां पर देखें तो आर रेडियस है और हमको पता है कि जो ये थीटा अपोज होता है वो रेडियस और इस आर्क लेंथ के रिस्पेक्ट में ये थीटा अपोज होता है ना। तो यहां पर हम कह सकते हैं थीटा इक्वल टू, दैट मींस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, मतलब चाप की लंबाई बटे त्रिज्या। ये मैंने रेडियन वाले लेक्चर में बताया है, जिस समय मैंने मात्रकों के बारे में बताया, कुछ महत्वपूर्ण मात्रक बताए हैं। उस केस में मैंने बताया था कि ये रेडियन होता है, थीटा होता है चाप की लंबाई बटे त्रिज्या के बराबर। तो यहां पर चाप की लंबाई हमने s से रखा है, यहां पर त्रिज्या हमने r रखा है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो रिलेशन है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट, पहले तो ये समझना है ना हमें, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो थीटा है और जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट आपका s है, इन दोनों के बीच क्या संबंध है। तो हमने कहा थीटा इक्वल टू s अपॉन r। तो हम कह सकते हैं कि जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है s है वो r थीटा है। ये याद रखेंगे आप लोग। लीनियर डिस्प्लेसमेंट, अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ के अराउंड चल रहा है, इसमें अगर हमें थीटा दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं कि वो उस सर्कुलर पाथ के ऊपर कितने डिस्टेंस या फिर कितने आर्क लेंथ को तय कर रहा है। तो ये मिलेगा कहां से, s इक्वल टू r थीटा। दैट मींस कि यहां पर हमें रिलेशन मिला कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उससे अगर रेडियस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें लीनियर डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है। यहीं पर अगर हम देखें कि लीनियर वेलोसिटी जो है पार्टिकल का वो किस तरह से दिया गया है, तो यहां पर क्या है, तो लीनियर जो डिस्प्लेसमेंट है या फिर लीनियर जो वेलोसिटी है वो है हमारा ds अपॉन dt। तो यहां पर अगर हम देखें जो वेग है, इसी को नीचे ले आते हैं। वेग क्या है, यहां v से डिनोट कर लेते हैं हम लोग, v इक्वल टू ds अपॉन
dt। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। ये जो s है यही s एंगुलर लीनियर डिस्प्लेसमेंट है ना, इस s के जगह पर हम इस s को लिख सकते हैं क्योंकि यहां पर भी डिस्प्लेसमेंट ही डिनोट हो रहा है। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं, d s के जगह पर r थीटा अपॉन dt। जैसा कि हम जानते हैं कि जो r है वो हर पॉइंट पर ऑब्जेक्ट यहां भी आ जाए तब भी r वही रहेगा, यहां पर आ जाए तब भी वही रहेगा, मतलब अराउंड द सर्कुलर पाथ r विल बी नेवर चेंज्ड। मतलब कि अगर किसी वृत्ताकार पथ पर कोई वस्तु घूम रही है तो उसका r कभी चेंज नहीं करेगा, r विल बी कांस्टेंट। तो हमें पता है जब r कांस्टेंट होगा तो r को हम बाहर निकाल सकते हैं, r दैट मींस r हो गया हमारा कांस्टेंट ड्यूरिंग ओवर द पाथ। इस पूरे पाथ पर r कांस्टेंट रहेगा, इसी वजह से हम इस r को बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि जब हम इसको इंटीग्रेट क्या कहते हैं डिफरेंशिएट करते हैं तो जो कांस्टेंट होता है डायरेक्टली बाहर निकल जाता है। तो यहां पर d थीटा अपॉन dt, याद होगा कि हमने d थीटा अपॉन dt पढ़ा था कि चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम कोणीय वेग होता है। तो यहां पर हम r के साथ ओमेगा जोड़ सकते हैं और आगे भी, दैट मींस कि जो एंगुलर अगर किसी पाथ जो सर्कुलर पाथ है उस पाथ पर किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर लीनियर वेलोसिटी निकालना है, रेखीय वेग निकालना है, तो वहां पर r ओमेगा मतलब r इस सर्कुलर पाथ की त्रिज्या ओमेगा, दैट मींस कि इसका कोणीय वेग क्या है, इसी से इसका रिलेशन निकलता है कि जो लीनियर वेलोसिटी होगा वो r ओमेगा के बराबर हो। अब अगर हम बात करें कि यहां पर क्या रिलेशन है, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, है ना, ये तो हमारा क्लियर हो गया, डी डब्ल्यू अपॉन डी थीटा और डी टी क्लियर निकल गया मेरा। अब हमें बात करनी है दूसरे मुद्दे पर कि ये जो त्वरण है, लीनियर एक्सेलरेशन और जो एंगुलर क्या कहते हैं आपका कोणीय त्वरण है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, इसके बीच क्या संबंध है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर क्या है, कोणीय त्वरण डी ओमेगा अपॉन डी टी या फिर ए अपॉन डी वी अपॉन डी टी है। तो यहां से भी हम लेके चल सकते हैं। पहले इसको थोड़ा देख लीजिएगा कि जो भी है, भी आर पे भी डिपेंड करता। एक चीज और ध्यान रखिएगा, भूल गया मैं बताने के लिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट एट द सेंटर हो, अगर सर्कुलर पाथ के सेंटर पर हो तो रेडियस विल बी 0। तो रेडियस अगर 0 हो गया उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। याद रखेंगे कि यहां पर एक केस बनता है एट सेंटर। सेंटर पर जो भी होगा विल बी ऑलवेज 0, क्योंकि रेडियस क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो जब रेडियस 0 हो जाएगा तो सेंटर पर ओमेगा इंटू 0, दैट मींस वेलोसिटी विल बी ऑलवेज 0। तो यहां पर हम कह सकते हैं एट सेंटर वेलोसिटी विल बी 0। और यहां पर हम कह सकते हैं अगर हमें मैक्सिमम एक्सेलरेशन, मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए, दैट मींस आर को हम बढ़ा सकते हैं। जितनी त्रिज्या बढ़ती जाएगी उतनी ही ज्यादा मैक्सिमम जो है आपका v बढ़ता जाएगा। तो जो मैक्सिमम स्पीड है, मैक्सिमम वेलोसिटी है, कहां पर होगा, ये इसके परिधि पर होगा, मतलब सर्कमफेरेंस पर इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा। और ये भी याद रखेंगे जो ओमेगा है, ओमेगा क्या दिखाता है आपको कि कितना फास्ट हमारा ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है। ओमेगा will show you that how fast an object rotating at its path
क्लियर है? आगे हम लोग समझते हैं कि जो लीनियर एक्सेलरेशन होता है और जो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है इसके बीच में क्या संबंध है। तो यहां पर हम इस एक्सेलरेशन को लेके चलते हैं। यहां पर देखेंगे तो त्वरण जो होता है, त्वरण A बराबर dv अपॉन dt, हमने यहां पर मेंशन कर दिया, समझा भी दिया। यहां पर हमने निकाला v इक्वल टू r ओमेगा, v इक्वल टू r ओमेगा। अगर हम देखें यहां पर v के जगह पर r ओमेगा मेंशन कर सकते हैं, चूंकि v इक्वल टू r ओमेगा होता है। तो यहां पर हम d r ओमेगा अपॉन dt मेंशन कर सकते हैं। और हमें पता है कि r विल बी कांस्टेंट, तो r जब कांस्टेंट होगा इस केस में भी, तो यहां पर से हम r को बाहर निकाल सकते हैं और लिख सकते हैं d ओमेगा अपॉन dt। अब यहां देखिए कि d ओमेगा कहां पर है, तो d ओमेगा कहां पर है, तो d ओमेगा अपॉन dt यहां पर अवेलेबल है, मतलब अल्फा में है। तो हम d ओमेगा बाय dt को एज ए अल्फा लिख सकते हैं, दैट मींस r इक्वल टू, सॉरी यहां पर हम लिख सकते हैं a इक्वल टू r अल्फा, a इक्वल टू r अल्फा। दैट मींस जो लीनियर एक्सेलरेशन है वो रेडियस और अल्फा पर डिपेंड करता है। यह था हमारा रेखीय वेग और कोणीय वेग के बीच में संबंध। और हमने ये भी साथ साथ कर लिया कि जो लीनियर एक्सेलरेशन है रेखीय त्वरण है और जो एंगुलर एक्सेलरेशन है उसके बीच में संबंध क्या है। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग वापस मिलते हैं और अगले नए अध्याय के साथ स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,